वेलकम बैक स्टूडेंट एट दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का 20 मिनट की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर ये पूरा सेकंड जो चैप्टर है पहले से एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन सीरीज पहले से अपलोड है और इसमें हम 20 मिनट की सीरीज में चैप्टर में पूरा कंटेंट देखेंगे कि क्या बताया गया। तो अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिक बताया जाएगा कि किस तरीके से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरे भारत में हुआ था आजादी के बाद उसकी स्थापना कैसे हुई और उसके बाद क्या कहते हैं हमने देखना है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमें डोमिनेंस देखने को मिला कांग्रेस का आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब तक नेहरू जी की डेथ नहीं हुई थी उसके बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी आई और काफी हद तक उसके बाद उनके बेटे 1989 तक सरकार कंटिन्यू चलती रही। और ये पूछ रहा है कि इतने टाइम पीरियड तक अगर सिर्फ और सिर्फ भारत ही जीतता रहा भारत में कांग्रेस ही जीतती रही तो क्या कारण था और उसके बाद क्या कहते हैं जो विपक्षी दल थे वो एमर्ज कैसे हुए और उसके बाद क्या कहते हैं एमर्ज होने के बाद उनकी अपनी खुद की राजनीति किस हिसाब से थी, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इन दिस चैप्टर ये सारी चीजें हैं। मोस्ट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है एक नए डेमोक्रेटिक देश की जरूरत पड़ती है, तो आपको पता है हमने कहा था कि संविधान बनाना जरूरी है और हम लोगों ने संविधान बनाया भी था। और उसके बाद क्या कहते हैं हमने कहा कि भाई नेशनल यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, नेशनल इंटीग्रिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फोकस करते हुए हम लोगों ने अपने भारत में स्वतंत्र पूर्वक चुनाव लड़ने के लिए कहा। हमने कहा कि चुनाव स्वतंत्रता पूर्वक होने चाहिए और उसके लिए हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाले लोग थे उन्होंने कहा डेमोक्रेसी जो है वो लानी जरूरी है और उसके बाद कहते हैं इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो था उस टाइम पे नहीं था और इंडियंस के लिए लाना बहुत मुश्किल था। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन तीन प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर दोगे, जैसे राष्ट्र की एकता के बारे में सोचना, सभी के वेलफेयर के बारे में काम करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर लेना, ये किसी भी देश डेमोक्रेट देश के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज की शुरुआत हमने 1950 से स्टार्ट करी। भारत में एक अलग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। भारत के सबसे पहले सुकुमार सिंह भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने ये अपना काम जो है अपने हाथों में लिया। क्योंकि होता ये है कि भारत में सारी जनता उस टाइम पीरियड में मैं कह सकता हूँ इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मोस्ट ऑफ लोग हाईली एजुकेटेड लोग थे, लेकिन क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने ये काम संभाला और कहा कि एक जुए की तरह है कि इलेक्शन कराना किसी देश के अंदर। इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया के अंदर मैं कह सकता हूँ अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चला और पहले जनरल इलेक्शन के अंदर हमें क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें देखनी थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी देखना है, उसके बाद जो क्या कहते हैं मतदाता सूची होती है, वोटर लिस्ट वो तैयार करनी है, पोलिंग बूथ ऑफिसर्स को तैयार करना, ये सारी चीजें एक चैलेंजिंग थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने करा और हमारा पहला जनरल इलेक्शन जो था 1952 के अंदर प्रतियोगिता यानी कि गुड पार्टिसिपेशन, उसके बाद कंपेटिटिव यानी कि प्रतियोगिता के साथ और फ्री और फेयर इलेक्शन, ये तीनों हुआ। और होने के बाद भारत के अंदर आप देख सकते हैं कांग्रेस ने शुरुआती समय में क्या कहते हैं कितनी सीटें थी टोटल कांग्रेस की सीटें अगर आप देखें तो 1951 का जो इलेक्शन हुआ था 489 सीटें थी, उसमें से कांग्रेस को इतनी मिली, सीपीआई को इतनी मिली और अदर्स पार्टी को कम से कम 125 सीटें मिली। लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक पहले ही 3 इलेक्शन में आप देख सकते हैं उनका लंबे समय तक बोलबाला रहा। अब बोलबाला लंबे समय तक कांग्रेस का रहा तो होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि कांग्रेस के जीतने का कारण सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि उनमें से बहुत सारे नेता जो थे वो भारत के स्वतंत्रता संग्रामी थे, नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा हुआ था और वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन था पहले से ही। क्योंकि 1985 में कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी थी, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, उनकी स्पिरिट बहुत तेज थी। इवन नेहरू जो थे ना एक करिश्मा नेता के रूप में थे, जो नेहरू जी का चेहरा था देश के प्रधानमंत्री के रूप में, वो भी अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए अब यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के अलावा दूसरी और पार्टी वहां पे नहीं थी, कांग्रेस के अलावा नॉन कांग्रेस पार्टी भी जो थी उसके साथ में थी, लेकिन वो आपस में कभी यूनाइट नहीं हुई, इसलिए कांग्रेस काफी लंबे समय तक जीती रही। इलेक्शन के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम जीतना जानना हमारे लिए जरूरी है। उसके लिए आपको पता हो तो इंडिया के अंदर उसके लिए क्या कहते हैं डिफरेंट मेथड अपनाया जाता है इलेक्शन का, वो है फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हम अपने एमपी, एमएलए और पार्षद और एमसीडी के चुनाव के अंदर देखते हैं, लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन जो है पूरी तरीके से क्या कहते हैं हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है किसी भी इलाके के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा सीटें मिल जाती है वो कैंडिडेट जो है नेता बन जाता है। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं इसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, जबकि यही चीज इंडिया के अंदर कुछ अलग हुई थी। 1952 के बाद 1957 में दोबारा इलेक्शन हुए थे, लेकिन पहली ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी थी सीपीआई पार्टी जो केरला के अंदर इंडिपेंडेंटली अपना खुद का क्या कहते हैं वोटिंग सीट बचा पाई। 126 सीटों में केरला के अंदर 60 सीटें क्या कहते हैं पहली बार क्या कहते हैं सीपीआई पार्टी लेके आई थी और दैट इज वाई केरला की पहली पार्टी थी जो ईएमएस
नमथंबो बोर्ड करके इनका नाम है, इनके अंडर बनाई गई थी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा था कि जिस समय पूरे भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी चल रही थी, उस टाइम पीरियड में केरला एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और ये बनाई गई थी। और देखो एक और चीज होता है कि इसको दोबारा खत्म कर दिया गया था, क्योंकि फिर बाद में क्या कहते हैं आर्टिकल 356 के तहत वहां पे इनको थोड़ी बहुत क्या कहते हैं उसकी जरूरत पड़ रही थी साथ अलायंस करने की, क्योंकि 126 सीटों में से उसकी हाफ सीटों को आपको लाना पड़ता है और नहीं ला पाए थे, 60 सीटें ला पाए थे सीपीआई। लेकिन सरकार उन लोगों ने बनाई थी 1957 के अंदर, लेकिन खत्म हो गई थी। खत्म होने के लिए बोला जाता है कि भाई फिर जब वहां पे केरला के अंदर सरकार कोई भी नहीं थी तो ऑफ कोर्स वहां पे क्या लगाया जाएगा, वहां पे लगाया जाएगा आपका कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन लगा था वहां पे और इस तरीके से क्या कहते हैं कांग्रेस उस टाइम पीरियड पे 1964 तक, नेहरू जी की डेथ तक कांग्रेस टिकी रही। अब बात करते हैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बारे में। तो देखो इंडिया इज नॉट द ओनली ऑफ द कंट्री हैव द एक्सपीरियंस द डोमिनेंस वन पार्टी सिस्टम। भारत ही सिर्फ ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था। इवन भारत के अलावा अगर हम देखें तो कंट्री जैसे सीरिया, क्यूबा, चाइना, यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस है। उसके बाद म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट और एर्थेनिया करके कंट्री वहाँ पे लीगल और मिलिट्री देखा जाता है। मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, वहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम डोमिनेंस वन पार्टी देखें तो कांग्रेस का, तो कांग्रेस के अंदर ऐसा होता था कि वहाँ पे किसी एक ही उसकी चलती थी और ऑफ कोर्स वो नेहरू जी की जा सकती थी। इट इज हैपेंड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशन distinct the dominance of the कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। लंबे समय तक अगर कांग्रेस पार्टी जीतती रही तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि कांग्रेस ने इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं फ्री एंड फेयर ही लड़ा। और साथ में क्या कहते हैं यही ऐसी ही कांग्रेस क्या कहते हैं फिर अफ्रीका के अंदर बाद में बनाई गई थी और अफ्रीका नेशनल कांग्रेस गांधी जी के टाइम पीरियड पे वहां पे बनी थी। ये गलत चीज है, इसे हमें पढ़ना नहीं है। अब ये जो कांग्रेस है एक तरीके का आइडियोलॉजिकल कोलिशन वाला गठबंधन देखने को हमें मिलता है। इसके अंदर ज्यादातर कांग्रेस के अंदर एजुकेटेड और कमर्शियल क्लासेस के और यहाँ पे नॉर्मल किसान जो थे ना वो वर्ग इसके अंदर शामिल नहीं था, जो सबसे बुरी बात है क्योंकि ए और ह्यूम एक इंग्लिश अर्बन एलाइट पर्सन थे जिन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी। और इस कांग्रेस के अंदर ज्यादातर क्या कहते हैं एजुकेटेड और साथ में ऑर्गेनाइज क्लास हमें देखने को मिलती थी। तो 20th सेंचुरी के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो उस समय कांग्रेस के अंदर विलेजर्स, वर्कर्स, पीजेंट, उसके बाद नॉर्मल वर्कर्स, आर्टिसंस, दूसरे बैकवर्ड क्लास के ग्रुप के लोग, फिर वो सारे कांग्रेस के अंदर जुड़ते चले गए। इस तरीके से इस पार्टी के अंदर हम देखें तो पार्टी के अंदर क्या कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम बैलेंस तो है और साथ में इस पार्टी के अंदर क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन को लेके, इनकी लड़ाइयों को लेके बात होती रहती है। इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर अगर आप देखें तो कांग्रेस के अंदर स्ट्रेंथ हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। कांग्रेस की एक अच्छी विचारधारा है, लंबे समय तक कांग्रेस चल रही थी, उनकी आइडियोलॉजी ठीक ठाक है, उनका एक्सेप्टेशन ठीक ठाक है, ये सब ठीक ठाक है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कांग्रेस जो है अपने ही पार्टी के अंदर ये अलाउ करती है कि अगर किसी को कांग्रेस को छोड़ के जाना है तो वो कांग्रेस को छोड़ के जा सकता है, ये किसी एक ही पार्टी के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसीलिए फिर आपको पता है कि अपोजिशन पार्टियों का निर्माण होना 1964 के बाद हमें देखने को मिला। फिर हमें देखने को मिला कि हाँ भाई दूसरी पार्टियां जो थी वो भी क्या कहते हैं आने चालू हो गई और ये अपोजिशन पार्टियां, विपक्षी दल जो है उनका इंपॉर्टेंस होना जरूरी हो गया। इस चैप्टर में जो अपोजिशन पार्टी है, इस बार जो आपका पेपर आ रहा है उसके रिगार्डिंग में अपोजिशन पार्टी से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आएगा क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू के अलावा भी दूसरी और पार्टियां बनाई थी और ये आप देख सकते हो ये सारी अलग अलग पार्टी है, प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, इमर्ज न्यू लीडर्स। और उसके बाद नई नई पार्टियां, नई नई सरकार आने चालू हो गए थे और नई नई पार्टियां, नई नई सरकार जो है वो एक अलग रूप में मेजर में कह सकता हूँ दूसरी पार्टियां बन गई। तो इस हिसाब से जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है दूसरी पार्टी है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके द्वारा बनाई गई थी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सीपीआई पार्टी अलग पार्टी थी और ये अपोजिशन पार्टी का रोल निभा रही थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे भारतीय जनसंघ पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद क्या कहते हैं फिर एक और पार्टी आई, फिर एक और पार्टी, सब पार्टियां नई नई क्रिएट होती रही। सब क्या कहते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता पार्टी, ये पार्टी भी अलग थी, सी गोपालाचार्य इनके द्वारा बनाई गई थी, बट ये चीज पेपर के अंदर नहीं आ रही है। सो दैट इज व्हाई वी डिडंट डिस्कस दिस। अगर आपको इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन को देखना है तो आप हमारी जो एक्सप्लेन सीरीज है उनको जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको जाके आप देख पाएंगे, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर के रिगार्डिंग में रिवीजन वाला था इतना ही क्वेश्चन था, इसका ये पेपर के अंदर आ रहा है इस बार एग्जाम में, तो इसे आप जरूर वॉच आउट करिएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जो हम 20 मिनट की सीरीज में करेंगे बिफोर योर एग्जाम, पॉलिटिकल एग्जाम, सारे 20 मिनट की सीरीज चैनल पे अपलोड हो जाएगी। आप सभी लोग अपना प्यार देते रहिएगा। रोज 12 बजे लाइव सेशन हो रहा है तो आप जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।